वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 1 अक्टूबर 2020 है। हम बात करने वाले हैं इंडियन डिजिटल ऐप इकोसिस्टम के बारे में। चाइनीज एफडीआई प्रपोजल्स, क्रेडिट पुश बाय बैंक्स, 8 कोर सेक्टर्स, टीवी पैनल इंपोर्ट्स और अनलॉक 5.0 की इम्पैक्ट सिनेमा के ऊपर क्या होगी। डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। 8 अक्टूबर तक ईएमआई की ऑफ़र भी अवेलेबल है। हमारी ईएमआई की ऑफ़र के बारे में, हमारे स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड स्टडी आईक्यू मोबाइल एप्लीकेशन। राइट, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन डिजिटल ऐप इकोसिस्टम। आज तक हमने एक डियोपोली को सहा है। डियोपोली यानी कि 2 कंपनीज का दबदबा। एक तो गूगल प्ले स्टोर है और एक है एप्पल का ऐप स्टोर। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज और उनके एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर सरकार को एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की है। उनकी रिक्वेस्ट ये है कि सरकार उनकी मदद करे ताकि ये कंपनीज मिलकर एक इंडियन डिजिटल ऐप इकोसिस्टम तैयार कर सके। तो एक अल्टरनेटिव, एक थर्ड अल्टरनेटिव, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और इंडियन डिजिटल ऐप इकोसिस्टम। इससे ये होगा कि ये 2 कंपनीज का जो दबदबा है, जो डोमिनेंस है, वो खत्म हो जाएगा या फिर उसको एक बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी। कल हम बात कर रहे थे गूगल के कमीशन के बारे में। गूगल ने 30% कमीशन की बात की है। ये 30% कमीशन शब्द इस फिट नहीं बैठता। दिस इज लाइक ए टैक्स दैट गूगल इज चार्जिंग। और ये गूगल इसलिए कर सकता है क्योंकि एंड्रॉयड का एक डोमिनेंस है। टेक कंपनीज जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को मिलकर इस बात के बारे में भी डिस्कशन करने वाली है कि गूगल ने ये जो रिसेंट मूव, ये रिसेंट डिसीजन लिया है, इससे तो हमारी जो टेक कंपनीज हैं वो ख़त्म हो जाएगी। एक एंटरप्रेन्योर ने बहुत सही प्रश्न पूछा है कि अगर हमारे देश में नेट न्यूट्रलिटी है तो हमारे देश में ऐप न्यूट्रलिटी क्यों ना हो। और फ्यूचर में ये भी होगा शायद कि अगर ये यूएसए के साथ आज नहीं लेकिन लेट्स से 5-10 साल के बाद, यू नेवर नो, अगर कोई इश्यू होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिस प्रकार से फिलहाल चाइना के साथ टेंशन्स चल रहे हैं, तो ऐसा भगवान ना करे यूएसए के साथ ऐसे टेंशन्स हो जाए तो ये कंपनीज ये सर्विसेज बंद कर देगी, तो हमारे देश के स्मार्टफोन्स और स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं वो तो खतरे में आ जाएंगे। द ग्रुप प्लान्स टू अप्रोच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और इसी के साथ साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ भी, इनके ऑफिशियल्स और इनके साथ भी मिलकर ये जो डिसीजन है, एक अल्टरनेटिव ऐप सिस्टम तैयार करना, इंडियन डिजिटल ऐप इकोसिस्टम तैयार करना, और इसके साथ साथ गूगल का ये जो 30% कमीशन है उसको लेकर भी ये अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कंपनीज जो हैं वो डिस्कशन करने वाली हैं। चाइनीज एफडीआई प्रपोजल्स। भारत में फिलहाल सरकार के पास 100 से भी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स जो चाइना से हैं वो पेंडिंग में हैं। सरकार ने इसको सॉल्व करने के लिए एक स्क्रीनिंग पैनल गठित की है। इस स्क्रीनिंग पैनल के हेड कौन होंगे? होम सेक्रेटरी। डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे। और ये जो पैनल है इसका मेन काम ये होगा कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल प्रपोजल्स हैं उनको ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड करना। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि 100 से भी ज़्यादा जो प्रपोजल्स हैं, ये सारे के सारे प्रपोजल्स जो हैं ये कंट्रोवर्शियल हो या फिर सिक्योरिटी और दूसरे प्रकार के थ्रेट्स हो इसमें। और ये सारे एफडीआई के जो प्रपोजल्स हैं तो इससे बहुत सारे बिजनेस सेक्टर को भी बूस्ट मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लास्ट ट्यूसडे इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अगर मार्केट में ये बात चल रही है, इकोनॉमी में ये बात चल रही है कि चाइना से आने वाला इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार ने बैन किया है, तो ये बात गलत है। ऐसा कोई भी बैन हमने चाइना के इन्वेस्टमेंट के ऊपर
नहीं लगा है। हाँ, प्रेस नोट 3 को गवर्नमेंट ने इश्यू किया था, नोटिफाई किया था, और इसमें जो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर हैं या फिर एक्विजिशंस जो हैं उनको डेफिनेटली कर्ब करने के लिए, इनको रोकने के लिए सरकार ने यह डिसीजन लिया था, जिसके बारे में आप जानते हैं, हमने कई बार इसके बारे में बातचीत कर ली है। तो टेक्निकली स्पीकिंग सरकार ने चाइना के इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक नहीं लगाया है। किया यह है कि अगर कोई ऐसे क्रिटिकल सेक्टर हैं जैसे कि डिफेंस हैं, सैटेलाइट्स हैं, माइनिंग, सिविल एविएशन, मीडिया, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, टेलीकम्युनिकेशन, तो ऐसे क्रिटिकल सेक्टर में पहले जो आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाता था, अब आपको होम मिनिस्ट्री से एक ग्रीन सिग्नल फाइनल जो से होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। अगर एमएचए ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर होम सेक्रेटरी ही इस पैनल के हेड हैं, तो फिर फाइनल डिसीजन जो है वो होम सेक्रेटरी या फिर होम मिनिस्ट्री का ही आएगा इसमें। और गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी क्राइटेरिया को तय करेगी। और इसी के साथ साथ दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है डेटा थेफ्ट, कि डेटा थेफ्ट ना हो हमारे लोगों का, इसके बारे में भी ये पैनल जो है वो ध्यान, या बेसिकली सरकार जो है वो ध्यान रख रही है। तो ये पैनल का मेन काम यही होगा कि डेटा थेफ्ट का इश्यू अगर नहीं है, सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है, तो फिर बहुत सारे प्रपोजल्स को ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। क्रेडिट पुश बाय बैंक्स जो हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन का जो ग्रोथ है वो जल्द से जल्द हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, राइट। अब बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स इस सीरीज़ के साथ जुड़ते रहते हैं, तो इसका एक लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ज़्यादा लोन बैंक्स देती हैं, इसका मतलब है कि लोन्स की डिमांड है। जब कोई व्यक्ति लोन लेता है, राइट, तो वो या तो लेट्स से बाइक खरीद लिया या फिर ऑटोमोबाइल कुछ खरीदा, आपने घर बनाया, या फिर आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, नई जॉब्स जनरेट होगी। अगर एक घर खरीद रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर को काम मिलेगा। फिर घर बना रहे हैं तो फिर बहुत सारे मज़दूरों को काम मिलेगा कुछ टाइम के लिए। बाइक खरीद रहे हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाइक बनाने के लिए चाहिए, तो सारी इंडस्ट्री को इस प्रकार से। तो दिस इज़ जस्ट वन रफ एग्जांपल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ब्रशअप करने के लिए है कि क्रेडिट ग्रोथ रिवाइव जब होता है तो पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। तो अलग अलग मूव्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि फ़ी डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, लो इंटरेस्ट रेट, इसी के साथ प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो जल्द से जल्द, ताकि कोई भी हर्डल्स ना हो और जल्द से जल्द क्रेडिट ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सके। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो पेंडेमिक की वजह से मल्टी डेकेड लो लेवल तक पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक जो हैं वो अलग अलग स्पेशल ऑफर्स प्रोवाइड कर रही है, और सभी बैंक्स जो हैं उनका मेन टारगेट है फेस्टिव सीज़न। दिवाली और बहुत सारी नवरात्रि, दिवाली एंड दूसरे जो फेस्टिवल्स हैं वो अब हमसे बहुत दूर नहीं हैं, और ऐसे मौके पर अगर क्रेडिट ग्रोथ होगा तो लोग चीज़ें खरीदेंगे, शुभ मुहूर्त होगा तब घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें फेस्टिव सीज़न में लोग जो हैं वो ख़रीदते हैं। तो लोन और ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होगी तो डिमांड भी बढ़ सकती है, और डिमांड बढ़ेगी तो पूरी इकोनॉमी को इसका फ़ायदा होगा। HDFC बैंक ने जो प्रोसेसिंग फ़ीस जो थी उसको 50% कम कर दिया है। ऑटो, पर्सनल और बिजनेस ग्रोथ लोन्स में जो प्रोसेसिंग फ़ी है उसको 50% कम कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर आप 2 व्हीलर ख़रीद रहे हैं तो फ़ी को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। इसी के साथ साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऊपर भी स्पेशल ऑफर्स और स्पेशल डील्स प्रोवाइड की जा रही हैं। HDFC ने ये जो ऑफर्स प्रोवाइड की हैं, सेम ऑफर्स, सिमिलर ऑफर्स, आई वुड से नॉट सेम बट सिमिलर ऑफर्स जो हैं वो SBI ने भी प्रोवाइड की हैं। HDFC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी साहब, उनका जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि उनके जो प्रयत्न हैं, उनके जो प्रयास हैं, वो माइंडसेट को चेंज करने के प्रयास हैं। मार्केट में, इकोनॉमी में एक पॉजिटिविटी आए और इस पॉजिटिविटी से डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और डिमांड से पूरी इकोनॉमी को एक फ़ायदा मिलेगा। रिटेल लोन्स जो हैं, रिटेल सेक्टर जो हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ या फिर कॉरपोरेट की क्रेडिट डिमांड या फिर लोन की डिमांड ड्रॉप हो जा रही है या फिर हो रही है, ऐसे टाइम में रिटेल कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो बैंक्स को भी फ़ायदा होगा, रिटेल सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। और
रिटेल सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फेस्टिवल्स, राइट। हमारा देश जो, हमारी इकोनॉमी जो है, ये फेस्टिव ड्रिवन इकोनॉमी है। जैसे थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिलता है, तब फेस्टिवल आ जाता है, चीज़ों के में एक पिकअप आता है, फिर से थोड़ा डाउन, फिर से अप। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है हमारी डाइवर्सिटी की। 8 कोर सेक्टर्स की बात करें तो 8 कोर सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 8 कोर सेक्टर जो हैं कंटिन्यूसली 6 महीनों से ड्रॉप हुआ है। अगस्त में भी ये श्रिंक हुआ है, यानी कि माइनस में रहा है। जुलाई में कॉन्ट्रैक्शन था 8% का, अगस्त का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है, 8.5% है। और अप्रैल से अगस्त की अगर आप एवरेज निकालें तो इट इज़ 17.8, राइट, -17.8 की एवरेज निकलती है। 8 कोर सेक्टर का जो वेट है आईआईपी में, ये लगभग 40% जितना है। तो जब ये 8 कोर सेक्टर डाउन रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी डाउन रहेगा। और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इन्फोग्राफिक है, देखिए। अप्रैल में तो डेफिनेटली लॉकडाउन जो है फुल फ्लेज में था, तो -37.9% था। मई में -21.4, जून में -12.9, जुलाई में -8, अगस्त का है -8.5। सितंबर में होपफुली चीज़ें जो हैं वो अच्छी होगी। यहाँ पर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, -19.5। इसकी वजह से ही ये आंकड़ा जो है वो और ज़्यादा नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ा है। टीवी पैनल इंपोर्ट्स के बारे में बात करें तो सीबीआईसी ने अब टीवी पैनल, जो ओपन सेल टेलीविज़न पैनल है, इसके इंपोर्ट के ऊपर 5% कस्टम्स ड्यूटी लगा दी है। ये जो टीवी मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर असेंबलर्स हैं, उनकी एक कांस्टेंट डिमांड थी। उन्होंने बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट्स की थी सीबीआईसी को या फिर गवर्नमेंट को कि ये पैनल्स जो हैं उनके ऊपर ड्यूटी ना लगाई जाए। लेकिन सरकार जो है ये ड्यूटीज़ इसलिए लगा रही हैं ताकि बाहर से ये सारा सामान हम ख़रीदना बंद करें, हमारे देश में ये पैनल्स हम पैदा करें और आत्मनिर्भर प्रोग्राम को हम आगे ले जाएं। सरकार ने ये समझा था कि अगर इन सारे पैनल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा या फिर इनके ऊपर एक ड्यूटी लगाई जाएगी, एक हर्डल्स अगर क्रिएट किए जाएंगे, तो फिर होगा ये कि कि ये जो इंडस्ट्री है मीन्स यहाँ पर ख़ुद अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करेगी। लेकिन ऐसा फ़िलहाल हुआ नहीं है। अनलॉक 5.0 की बात करें तो सिनेमा ओनर्स जो हैं वो थोड़े बहुत आई वुड से हैप्पी हो चुके हैं, खुश हो गए हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि 15 अक्टूबर से, राइट, जो टोटल मीन्स थिएटर की कैपेसिटी है तो 50% कैपेसिटी से थिएटर्स जो हैं वो खुल सकते हैं। अब राज्य सरकारों के ऊपर हैं और एक राज्य सरकार जो है वो फाइनल डिसीजन लेगी कौन से स्टेट में अलाउ किया जाता है, नहीं किया जाता। वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन सिनेमा ओनर्स और फिल्म मेकर्स ने कॉन्स्टेंटली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को परस्यूएड करने की कोशिश की है कि आप जल्द से जल्द ये जो सिनेमा घर हैं उनको अनलॉक कीजिए। तो लेटेस्ट गाइडलाइंस में स्कूल को भी छूट दी है, लेकिन फाइनल डिसीजन अगेन स्टेट्स का रहेगा। कुछ इंडस्ट्री के प्लेयर्स का कहना यह है कि थोड़ा सप्लाई क्रंच देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में जो हैं वो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फिल्म्स को लॉन्च कर दिया गया है। और कुछ इंडस्ट्री के प्लेयर्स का कहना यह है कि बहुत सारी बड़ी जो बॉलीवुड की बड़ी और छोटे बजट की या फिर मिड बजट की बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म्स जो हैं वो रिलीज़ के लिए वेटिंग पाइपलाइन में हैं। And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो hit the like button and I will see you soon. Till then enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।